हम्म, हमने स्प्लिटिंग फेज पढ़ा, उसमें हमने देखा कि जो फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, ग्लाइकोलिसिस स्टेप है ये, उसमें आल्डोलेज हेल्प करता है और वो उसको डिवाइड करता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स, लेकिन वो 3 कार्बन नंबर्स होते हैं। एक तो ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, दूसरा डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये तीनों 3 कार्बन मेंबर्स है शुगर के। अगर आवाज में प्रॉब्लम होती होगी कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड ये यूट्यूब में सेंड करूंगी, फिर हम कल दोबारा क्लास देंगे, ट्राई करेंगे, क्योंकि नेट में प्रॉब्लम है। हो सकता है किसी को मेरी आवाज ना आए, पर इट्स ओके क्योंकि मैं यूट्यूब पे चढ़ा रही हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर हमें क्या करना है, हम देखते हैं कि जो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है उसकी आइसोमराइजेशन होती है, क्योंकि ग्लाइसरल्डेहाइड डायहाइड्रोक्सी एसीटोन का आइसोमर ही है। तो उसके लिए एक एंजाइम है ट्रायोज फॉस्फोआइसोमेरेज, जो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन को ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। जो यहाँ पर ये रिएक्शन है, अगर हम एरो देखेंगे यहाँ पर, इट इज लाइक दिस। तो इससे हमें पता चलता है कि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। अगर डायहाइड्रोक्स फॉस्फेट जो है ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट जा सकता है, बन सकता है, तो ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट वापस डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में तब्दील हो सकता है। लेकिन हमें ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट के मिलते हैं। अगर हम फिर देखेंगे एक और स्टेप, जो 5th स्टेप है इसका, कि जो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, उनके साथ क्या होता है, तो वहां पर हमें एडिशन ऑफ पीआई फॉस्फेट ग्रुप हमें ऐड होता है और और यूटिलाइज होता है, मतलब निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड वो कन्वर्ट होता है इनटू NADH। ये भी निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड H है, हाइड्रोजनेज। ये इसमें हाइड्रोजन आयंस जो इसमें होते हैं, जो एनर्जी हमें देते हैं। तो निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड ही है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन ये ऐड हमें रिलीज करता है। इसमें हिडन होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ये हमें पता है। यहाँ याद रखना कि यहाँ पर एक NADH फॉर्म होता है किस रिएक्शन पे, 5th रिएक्शन पे, जहाँ पर ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट को कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। उसी दौरान वहाँ पर NADH जो एक निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड ही है, वो हमें मिल जाता है। क्योंकि NADH की क्या होगी, ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर अगर हम देखेंगे एक और रिएक्शन, जहां पर 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट जो है इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज की प्रेजेंस में वो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बनता है। यहाँ जो काइनेज एक्ट कर रहा है वो रिमूव कर रहा है फॉस्फेट ग्रुप को। यहाँ देखो 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट, इसको कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट ग्रुप है और कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट ग्रुप है। लेकिन फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज की एंजाइम की वजह से कार्बन नंबर 1 पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है और वो ADP से ऐड हो जाता है और वो हमें क्या बनाता है, ATP। तो ये वाली रिएक्शन, जो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज की प्रेजेंस में होती है, ये सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर ATP मॉलिक्यूल जेनरेट हो रहा है। क्योंकि हमें पता है ये फेज हम कौन सा पढ़ रहे हैं, स्प्लिटिंग फेज के बाद एनर्जी जनरेशन फेज ग्लाइकोलिसिस में आता है, जो हमें एनर्जी रिलीज करवाता है।
और हमें जो प्रोडक्ट बनता है इस रिएक्शन में वो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाता है। फिर हम आगे जो स्टेप हम देखेंगे, फिर जब हमें 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाता है तो हमें एक और एंजाइम आता है जो फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज है। वो क्या करता है, वो इसको चेंज करता है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट को, यहाँ पर लिखा नहीं है, 2-फॉस्फोग्लाइसरेट बनाता है। 2-फॉस्फोग्लाइसरेट बनाता है। फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज, म्यूटेज ये जो म्यूटेज एंजाइम कैटेगरी है, इनका काम होता है कि ये स्ट्रक्चर में मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंज लाएंगे। क्या चेंज लाई इसने, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट ग्रुप था, यहाँ पर अगर है छोटा सा दिख रहा है, ये था। ये फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज ने उठा के कार्बन नंबर 2 पे शिफ्ट करा दिया, यानी ये PO3 जो है ये अब कार्बन नंबर 2 पे जब शिफ्ट हुआ तो ये बन गया 2-फॉस्फोग्लाइसरेट। तो इस एंजाइम को फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज कहते हैं। ये सिर्फ क्या है, फॉस्फेट ग्रुप को एक कार्बन नंबर से उठाकर दूसरे कार्बन नंबर पे रखता है, और स्ट्रक्चरल चेंज कोई नहीं है, यानी स्ट्रक्चरल जो फार्मूला है वो फॉस्फोग्लाइसरेट की सेम है। सिर्फ इतना है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पे ऐड है। फिर उसके बाद जो 2-फॉस्फोग्लाइसरेट है, जो 2-फॉस्फो PG में शॉर्ट में लिखूंगी 2PG इसको, मुझे इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है जो साफ साफ लिखता था, एक मिनट। ये क्या हो रहा है, 2PG। जो ये एरर है, अब टेक्निकल एरर है, अब आप समझो कि यहाँ 2PG है यानी 2-फॉस्फोग्लाइसरेट है। फिर उसके बाद इनोलेज एक और एंजाइम आता है जिसका काम है कि वो 2-फॉस्फोग्लाइसरेट को कन्वर्ट करता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। पायरुवेट जो है वो कार्बन नंबर 3 है, 3, मगर इसको कार्बन नंबर 2 पे फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये बनता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। यहाँ पर जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ये भी एक एनर्जी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल माना जाता है। फिर हम आगे जब देखेंगे कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट को क्या होता है, फिर एक एंजाइम आता है पायरुवेट काइनेज। ये वाली जो रिएक्शन है ये भी सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, मैंने कहा था ये भी एनर्जी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है, यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट में भी हिडन एनर्जी है जो ATP में तब्दील हो जाएगी, तो इसीलिए ADP जो है उसको +Pi ऐड हो जाता है, यानी ये वाला फॉस्फेट ग्रुप निकल के ADP पे अटैच हो जाता है और हमें ATP मिल जाता है, और यहाँ से हमें पायरुवेट भी मिलता है। पायरुवेट और फॉस्फोइनोल पायरुवेट में फ़र्क क्या है, यहाँ पर आपको कार्बन नंबर 2 पे बीच में फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। विद द रिलीज ऑफ ATP मॉलिक्यूल जो एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो एंजाइम कौन सा है, पायरुवेट काइनेज। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को फिर से देखें कि हम कितना ग्लाइकोलिसिस में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में 30 to 36 ATP मॉलिक्यूल्स, सम से 38 ATP मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग ग्लाइकोलिसिस। अगर अगर ओनली माइटोकॉन्ड्रिया में हमें देखना है कि एनर्जी मॉलिक्यूल कितना होता है, तब 30 to 36 ATP मॉलिक्यूल्स की बात आएगी। लेकिन अगर हमें ग्लाइकोलिसिस ले कहना है, हमें कहना है कि ग्लाइकोलिसिस अलोंग विद माइटोकॉन्ड्रिया में कितना टोटल
एटीपी जनरेशन होता है तो वो 38 है। अब देखो ग्लाइकोलिसिस उन सेल्स में होता है जहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, यानी उन सेल्स को भी तो एनर्जी चाहिए, तो बाय मीन्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, हम पहले देखेंगे जनरेशन फेज में हमें कितने एटीपीज मिलते हैं। डायरेक्टली हम देखते हैं एक यहाँ पर एटीपी मिलता है और दूसरा यहाँ पर एटीपी मिलता है, यानी हमें 2 एटीपी जो है वो सबस्ट्रेट लेवल में हमें मिल जाते हैं, यानी 2 फेजेस, 2, यानी हम कहेंगे डायरेक्ट एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है हमें 2 एटीपीज मिलते हैं। और हम देखें इनडायरेक्ट जिनमें हिडन एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमें मिलते हैं यहाँ पर एक, और यहाँ पर, और ये हमें कितना देता है 3 एटीपी। ये जो ये एक फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा फर्दर, ये टोटल हमें इसमें हिडन कितने एटीपी है 3 एटीपी। और हम देखते हैं कि यूटिलाइज कितने होते हैं, 2 यूटिलाइज। जो हमें एटीपी डायरेक्ट मिलते हैं वो हमें यहाँ पर यूटिलाइज होते, क्योंकि जो हमें पता है अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा ग्लूकोज मॉलिक्यूल नंबर 1 इस्तेमाल किया था तो उसमें जो एटीपी जनरेट हुए थे, जब मैंने दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल मतलब ग्लाइकोलिस करवाया, क्योंकि ये हमें पता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में हमें 2 एटीपी डायरेक्ट देता है, लेकिन उसके लिए 2 एटीपी यूटिलाइज, यानी जो ये 2 देता है वो डायरेक्टली यूटिलाइज हो जाते हैं। और ये NADH ये हमें 2 लगभग 6, इसमें हिडन कितने हैं 3 एटीपी, तो लगभग 3 एटीपी प्लस 3 एटीपी हुए 6, क्योंकि ये 2 NADH हमें मिलते हैं तो 6 एटीपी हमें मिलते हैं। और डायरेक्टली कितने 2, यानी टोटल में जनरेशन प्लस 2 करके 6 प्लस 2 8, यानी टोटल 8 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें ग्लाइकोलिसिस में जनरेट होते हैं, मगर 8 में से 2 यूटिलाइज होते हैं, -2, यानी हमें 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलिसिस दे पाता है। अब देखो जो NADH है ग्लाइकोलिसिस में, जो NADH है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है, यानी जो ग्लाइकोलिसिस है वो वही एटीपीज यूटिलाइज कर पाएगा जो वो डायरेक्टली बना पा रहा है। NADH में से वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि NADH को कहाँ जाना है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, ऑक्सीडेशन जब इसकी होगी तब जाके यह हमें एनर्जी रिलीज करेंगे। तो यानी ग्लाइकोलिसिस में 2 रिलीज होते हैं डायरेक्ट, और लेकिन वो यूटिलाइज होते हैं इस को प्रोसीड करने में, ग्लाइकोलिसिस को प्रोसीड करने में। मानो कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने 2 एटीपीज रिलीज किए, उसने लेकिन जो यूज किए वो दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से उसको मिले थे वो एनर्जी। ऐसे ही ये रिएक्शन चलेगी, क्योंकि हमें पता है ग्लाइकोलिसिस उन्हीं सेल्स में होता है जहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। नाउ हमने देखा कि जो ओवरव्यू हम देखेंगे कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज की प्रेजेंस में। जो हेक्सोकाइनेज है ये मसल में प्रेजेंट होता है और ग्लूकोकाइनेज जो एंजाइम है लिवर में प्रेजेंट होता है। मसल्स में जो ये हेक्सोकाइनेज है ये लो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज में भी काम कर देता है, लेकिन जो लिवर में प्रेजेंट होता है ये ग्लूकोकाइनेज ये 100 mg पर डेल कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज में ही एक्टिव होता है। और हमें इसके लिए मैग्नीशियम आयंस की जो डाइवेलेंट आयन है वो ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि वो एंजाइम की जो एक्शन है उसको एनहांस करता है, और इस रिएक्शन में एनर्जी मॉलिक्यूल एक इस्तेमाल हो जाता है। फिर जो दूसरा स्टेप है एनर्जी इन्वेस्टमेंट का ही, उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और उसके लिए हमें फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज
की जरूरत पड़ती है। यहाँ मैं फॉस्फो फ्रैक्टोज आइसोमेरेज भी लिख सकती हूँ क्योंकि ग्लूकोज को फ्रैक्टोज में तब्दील करवा रहे हैं, तो वो भी हम लिख सकते हैं फॉस्फो फ्रैक्टो आइसोमेरेज। तो क्योंकि फ्रैक्टो 6 कार्बन नंबर है तो हेक्सोस लिखते हैं। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वापस नहीं जा सकती और यही रेट लिमिटिंग रिएक्शन है इसमें। तो अगर हम देखेंगे आगे, फिर फ्रैक्टोज 6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, और यहाँ पर हमें फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेज काइनेज की हेल्प मिलती है। हमने जो एंड वाली जो रिएक्शन देखी जहाँ हमें काइनेज का एंजाइम फिर से आता है, वहाँ पर क्या देखा हमने कि वहाँ पर एडिशन होती है, ये रिमूवल होता है काइनेज से, लेकिन यहाँ पर रिमूवल नहीं होता है, यहाँ पर एडिशन ऑफ अनदर फॉस्फेट ग्रुप होता है। जो ये फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट है, इसको कार्बन नंबर 1 पे ऐड हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो जाता है। वेर यूटिलाइजिंग यानी यहाँ पर जो एटीपी मॉलिक्यूल, जो 2 एटीपी डायरेक्ट हमें प्रीवियस ग्लाइकोलिसिस के मिले थे, वो यहीं पर दूसरे नेक्स्ट ग्लाइकोलिसिस में यूटिलाइज हो जाते हैं। देन स्प्लिटिंग फेज रिएक्शन हमने देखा अल्डोलेज, जो फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को स्प्लिट करता है 2,3 कार्बन प्रोडक्ट्स में, एक तो ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट में, दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और उसके बाद डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की आइसोमेराइजेशन होती है, वो कन्वर्ट हो जाता है फिर से ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट से, मगर यहाँ पर जो एंजाइम है वो फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज है, ये याद आप रखिएगा। फिर एनर्जी जनरेशन फेज रिएक्शंस है, हमने ऑलरेडी पढ़े, आई एम जस्ट डूइंग ओवरव्यू। ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जो ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट को 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट को में तब्दील करवाता है। यहाँ पर जो है ग्लाइकोलिसिस में जब ये बनता है, ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट, आरबीसीज में अलग से एक साइकिल आ जाता है, ये कन्वर्ट होता है 3बीपीजी में, मगर ग्लाइकोलिसिस में वो नहीं है, अलग साइकिल जिसको हम रैपापोर्ट साइकिल कहते हैं, वो 3बीपीजी आरबीसी सेल्स में बन जाता है। इसका काम क्या होता है, ये एफिनिटी ऑक्सीजन की लूज करवाता है ताकि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन छोड़े और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाए, तो इसका काम है ये। लेकिन अलग साइकिल होता है, यहाँ पर इसका अलग साइकिल निकलता है जो हमें अभी टच नहीं किया है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ इस स्टेप में जब 1,3-बीपीजी फॉस्फोग्लाइसरेट बनता है, यहाँ पर ग्लाइसरेट है बनता है, तब वो आरबीसीज में एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करता है कि गैसेस एक्सचेंज कैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लीव करे और कार्बन डाइऑक्साइड ले, वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरबीसीज में। लेकिन ग्लाइकोलिसिस में यहाँ पर इस रिएक्शन पे NADH प्लस H, जिसको हम NADH2 भी बोलते हैं, वो बन जाता है, और 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट जो है वो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में तब्दील होता है, मगर ग्लाइकोलिसिस में यहाँ पर इसके 2 फेट है, या तो ये आरबीसी में अलग साइकिल करेगा या फिर ग्लाइकोलिसिस में फर्दर प्रोसीड होगा। तो वहां पर 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाता है फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज की हेल्प से, यहाँ पर एटीपी बनता है, इसीलिए जहां भी एटीपी बने सबस्ट्रेट पे ही बनता है ना एटीपी, वहां उसको सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज वो 3बीपीजी यानी 3 फॉस्फोग्लाइसरेट को 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में तब्दील करता है। 2 फॉस्फोग्लाइसरेट जो है ये इनोलेज की मदद से, एक एंजाइम है, और मैग्नीशियम आयंस या मैग्नीज आयंस जो डाइवेलेंट पॉजिटिव है
उनकी प्रेजेंस में फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाता है। शॉर्ट में यहाँ पेप जो है ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट है। फिर पायरुवेट काइनेज की मदद से ये पायरुवेट में तब्दील हो जाता है और एटीपी यहाँ पर बनता है। पायरुवेट जो है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं मिले साइमल्टेनियसली, क्योंकि हमें पता है क्योंकि सेल इनहेलेशन ऑक्सीजन करता है, तो कुछ टाइम हमारी सेल के पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है, उसको वेट करना पड़ता है जब तक हम इनहेल अगेन ऑक्सीजन ना करें। तो तब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट क्या कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, और लैक्टेट पायरुवेट को लैक्टेट में तब्दील करने के लिए एक एंजाइम है जिसको हम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, और यहाँ पर भी NADH2 बन जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ग्लाइकोलिसिस में टोटल जो NADH मॉलिक्यूल्स है, जो एनर्जी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स है, वो 2 बनते हैं और डायरेक्ट 2 ATP बन जाते हैं। इनके में छुपे होते हैं 3 ATPs। अब देखो पायरुवेट का फेट क्या होता है, यहाँ मैं टच करूंगी। तो लैक्टेट तो तब बनता है जब ऑक्सीजन ना हो। अब हम देखेंगे कि पायरुवेट का फर्दर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरुवेट का फेट क्या बनता है। हमने देखा कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट कन्वर्ट्स टू लैक्टेट, बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हाट हैपेंस टू पायरुवेट। पायरुवेट के साथ डिकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। क्या हो जाता है, जो पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है, मैं यहाँ पर दिखाऊंगी आपको। जो पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल CoA में। पायरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ एक कम्प्लेक्स होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स उसको कहते हैं, वो बन जाता है एसिटाइल कोए में, और साथ में रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो एसिटाइल कोए बनेगा इसको एंटर करना है TCA साइकिल में, ट्राई सिट्रिक एसिड साइकिल में। जो एसिटाइल कोए है वो जनरेट होगा इसी से। मैं पिक्चर शेयर करूंगी यहाँ पर ताकि आपको प्रॉपर समझ आए कि रिएक्शन क्या होती है पायरुवेट के साथ। यस, यहाँ पर जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है हमें पता है ये 3 कार्बन नंबर है। दिस इज कार्बन 1 यहाँ पर, एंड दिस इज 2 कार्बन, एंड दिस इज 3 कार्बन। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है का बना है, ये स्ट्रक्चर है पायरुवेट का। अब देखो इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है और को एंजाइम, इसको जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि उसमें हमें को एंजाइम की भी जरूरत पड़ती है CoA, जिसको हम को एंजाइम एसिटाइल कहते हैं, जो असल में पायरुवेट को एसिटाइल ऐड करवाता है, इसीलिए पड़ता है इसको नाम एसिटाइल CoAA, क्योंकि ये जो को एंजाइम है ये पायरुवेट के साथ अटैच हो जाएगा, और NADH जो है वो हमें NADH देगा प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड देगा और प्लस एसिटाइल CoA देगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे जूम करके एसिटाइल का, वेट आई विल इरेज, तो आपको पता चलेगा द चेंज इन इट। ये देखिए ये भी कार्बन नंबर कंपाउंड है क्योंकि हमें को एंजाइम है CoA, ये इसका सल्फर हाइड्रल ग्रुप है, सल्फर ग्रुप। यहाँ पर ये सल्फर और हाइड्रोजन ग्रुप है। यहाँ पर जो S इसका, ये देखो इसका S अटैच्ड है यहाँ पर, और इसका CoA, ये जो H है ये इसके NADH D के ऊपर ये H अटैच हो जाता है ड्यूरिंग रिएक्शन, तो ये NADH बन जाता है। और जहां हमें ये CoA लगता है फॉर बैलेंसिंग, और ये 2
ऑक्सीजन जो रेड में है ये मिल जाते हैं और ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पायरुवेट से ही हमें एक ये CO2 निकलता है। यहाँ पर जो रेड में पोर्शन है इसका कार्बन एक C और O2 यहाँ से निकलता है और इसको अटैच क्या आता है COAS, S से सल्फर से ये अटैच हो जाता है COA और प्लस जो ये H COA का ये SH ग्रुप है, सल्फर हाइड्रोजन ग्रुप है ये H अटैच होता है NADH D को और बनाता है NADH। तो हमें मिलता है एसिटाइल COA ये ग्रुप, और यही एसिटाइल CO ग्रुप जो है अल्टीमेटली इसका काम क्या है, ये हमें ट्राई जो ये है स्ट्रिक एसिड साइकिल जिसको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं। तो इसमें इसका क्या होता है, फर्दर जो स्ट्रिक एसिड साइकिल है इसमें एसिटाइल CO की जो ये है एसिटाइल CoA इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन इसकी जब होगी तो ये कन्वर्ट होता है CO2 प्लस H2O। तो इन शॉर्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसका अल्टीमेट फेट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना और वाटर में कन्वर्ट होना, ये अल्टीमेट। मगर स्टार्ट किन किन रिएक्शन से होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन से। एक रिएक्शन आती है इसमें ग्लाइकोलिसिस और फिर TCA साइकिल या स्ट्रिक एसिड साइकिल ये वाला, तब जाके हमें एक ग्लूकोज यूनिट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्टीमेट कार्बन डाइऑक्साइड और HO2, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है थ्रू रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो यूटिलाइज होता है फॉर ऑक्सीडेशन पर्पस ऑफ दिस। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमने पहले ही पढ़ा है ETC और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, याद रखना वो हमने अच्छे से पढ़ा है। उसमें ऑक्सीजन का फेट क्या है, वो ब्रेक होता है, यूटिलाइज होता है ताकि एनर्जी रिलीज हो जाए। यानी ऑक्सीजन भी यूटिलाइज हो रहा है, ग्लूकोज भी यूटिलाइज हो रहा है और हमें वेस्ट प्रोडक्ट्स दो मिल रहे हैं CO2 और H2O। वाटर हम यूटिलाइज कर सकते हैं, हम ये यूरिन में इन फॉर्म ऑफ रिमूव, क्योंकि यूरिन में भी वाटर कंटेंट है। स्वेट जो हम पसीना निकालते हैं उसमें भी वाटर कंटेंट है। जो भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में है वो इस वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और वो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट या इन द फॉर्म ऑफ यूरिन रिमूव हो जाते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारी बॉडी से एक्सहेल हो जाता है। अब देखो जो रेस्पिरेशन है वो उसके साथ उसके पीछे कितनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है ग्लूकोज की, ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और हम एक्सहेल करते हैं। और इमेजिन विद इन सेकेंड्स हम इनहेल कर रहे हैं, विद इन सेकेंड्स साइमल्टेनियसली हम एक्सहेल कर रहे हैं। हमें तो महसूस भी नहीं होता कि हम ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट कर रहे हैं। अब देखो ये मेटाबॉलिज्म कितने सेकेंड्स में कंप्लीट होता होगा, जस्ट इमेजिन।